वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों का हृदय के अंधाकरण से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है सॉल्युबिलिटी सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ some inorganic salts. We all know very well there are two types of analysis in chemistry. One is qualitative and other is quantitative. Either organic or inorganic. दोनों में ही दो तरह की एनालिसिस है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है जब कोई आपको सॉल्यूशन दिया गया है तब आप एग्जैक्ट उसका कंसंट्रेशन बताएं, वो मेटल आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यदि आपको कोई सॉल्ट्स का मिक्सचर दिया गया है, हो सकता है वैसे स्टार्टिंग 4 रेडिकल से होती है और 8 रेडिकल्स तक जाती है, 4 से 8 रेडिकल्स के बीच में रहते हैं। आप मालूम करें कौन सा मेटल आयन या एसिडिक आयन, कैटायन, एनायन विच आर प्रेजेंट, आप रिपोर्ट करें। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में जो सबसे पहला स्टेप है जो प्रैक्टिकल में हम ध्यान में रखते हैं या कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड ये मेरा आज का वीडियो है। ये मेरा वीडियो 11-12 स्टूडेंट के लिए या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हायर लेवल पे जाके ये चीजें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब भी रेडिकल एनालिसिस है, यानी आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करके बताना है कौन से कैटायन प्रेजेंट है, कौन से एनायन प्रेजेंट है, 2+2 और 4+4। क्वालिटेटिव एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप यह है जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो पूरी तरह वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। एक्सेप्ट हायर क्लासेस में, मैं समझता हूं 3rd ईयर बीएससी या एमएससी में कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स दिए जाते हैं, मैं उनकी बाद में बात करूंगा। लेकिन जो सॉल्ट सॉल्युबल हो सकते हैं उनको किस तरह सॉल्युबल बनाया जाए, और यदि आपको इनसॉल्युबल कंपोनेंट नहीं दिया जाए तो जब भी आप बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करने जा रहे हैं, H2S पास कर रहे हैं, क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। सॉल्यूशन कलर्ड भी हो सकता है, यदि कोई ट्रांजिशन मेटल आयन है, कॉपर है, फेरिक है, फेरस है, या कलरलेस भी हो सकता है। तो क्लियर सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं? सबसे पहले जो हमको बताया जाता है 11-12 लेवल पे, आप वाटर में डिसॉल्व करके देखिए। यदि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है देन यू डोंट नीड एनी एसिड। जनरली फर्स्ट ईयर से एमएससी तक जो आपको सॉल्ट्स दिए जाते हैं वो वाटर में हो सकता है उसमें से एक या दो सॉल्युबल हो, लेकिन ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं। तो यदि वाटर में हमारा जो क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक मिक्सचर है वो सॉल्युबल नहीं हो रहा तो हम क्या करें? पहले ये देख लें कि सॉल्युबिलिटी कैसे होती है और क्यों होती है। कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पोटेशियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पोटेशियम फॉस्फेट हाईली सॉल्युबल, SO4 डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगाएगा बट दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। आप लोगों ने एलम देखा है, फिटकरी, Al2SO4 होल थ्राइस, इसका K2SO4 और आ जाता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। फिटकरी, एलम वाटर में डिसॉल्व होगा, स्लोली होगा लेकिन होगा। फेरस सल्फेट वाटर में डिसॉल्व होगा, CuSO4 5H2O वाटर में डिसॉल्व होगा। जब वाटर में डिसॉल्व हो गया, मैंने आपसे कहा आप HCl डाल के H2S पास करने जा सकते हैं। यदि सपोज आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो FY लेवल पे या सेकंड ईयर में वाइवा में पूछा जाएगा, क्या कारण है? ये सब सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, थोड़ा एल्यूमिनियम सल्फेट टाइम ले सकता है, पोटेशियम सल्फेट इमीडिएटली सॉल्युबल, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट थोड़ा टाइम ले सकता है, बट CaCO3 इनसॉल्युबल है। दैट डिपेंड्स ऑन टू एनर्जी, वन इज लैटिस एनर्जी, वन इज लैटिस एनर्जी
and second is hydration energy. I will write HE, hydration energy. इन दोनों के बीच का कंपटीशन है जो किसी भी सॉल्ट को या तो सॉल्युबल कर सकता है या उसको इनसॉल्युबल रखता है। अब आपने सपोज वाटर में पोटेशियम सल्फेट डाला है या पोटेशियम फॉस्फेट डाला है, certainly hydration energy will be more than lattice energy and that will be immediately soluble in water. लेटिस एनर्जी क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। सपोज ये 3 पोटेशियम आयन हैं और ये सल्फेट आयन हैं। ये पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन जब आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे, आयनिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे, जो एनर्जी निकलेगी उसको आप लेटिस एनर्जी कहेंगे। लेकिन यही पोटेशियम सल्फेट यदि आपने पानी में डाल दिया, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पोल हैं वाटर में, ये H2O K प्लस को अट्रैक्ट करेगा और जब डाइपोल आयनिक अट्रैक्शन होगा, कितना स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोलिक अट्रैक्शन है, वो पोटेशियम आयन को सल्फेट आयन से अलग करने का काम करेगा। यदि ये H2O मॉलिक्यूल पोटेशियम आयन के चारों तरफ सराउंड होकर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा पैदा करेंगे, कंपाउंड सॉल्युबल होगा। और यदि हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी के इक्विवेलेंट नहीं है, उससे कम है, कंपाउंड इनसॉल्युबल रहेगा। तो 2 आयनों के बीच अट्रैक्शन है जब वो बने हैं, चाहे पोटेशियम सल्फेट हो, पोटेशियम फॉस्फेट हो, सोडियम क्लोराइड हो, उनको आपको अलग करना है। यदि हाइड्रेशन एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उन दोनों आयनों को एक दूसरे से अलग कर सकती है, कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। CaCO3 ऐसा एग्जांपल है, Ca2+ CO3, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। यदि पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर सॉल्युबल नहीं है, हम उसमें HCl डालेंगे। आप कंसंट्रेटेड HCl डालिए, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया है और उसमें आपने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू CaCl2 प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर और इमीडिएटली Ca+2 आयन वाटर में आ जाएंगे। यदि वाटर में सॉल्यूशन नहीं बना, आपने कंसंट्रेट HCl काम में लिया, कंसंट्रेट HCl ने जो भी आपका, मैं ये कह दूं, कैटायन है, पॉजिटिव रेडिकल है, उसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया और क्लोराइड में कन्वर्ट होते ही वो सॉल्युबल हो जाएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सपोज आई टेक कैल्शियम सल्फेट Ca2SO4 whole thrice Ca3PO4 whole thrice, right? No, sorry, I'm sorry, I should correct this. That is CaSO4, I'm sorry. Calcium sulfate, that will be soluble in water. Magnesium sulfate, that will be soluble in water again. अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने HCl में सॉल्युबल कर लिया। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड, ए वेरी गुड एग्जांपल, HGS, नॉट मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड को आप HCl में कितना गर्म कीजिए, कंसंट्रेट HCl में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं थी, आपने लेटिस एनर्जी को तोड़ने के लिए कंसंट्रेट HCl काम में ले लिया, जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट में लिया। लेकिन जब कंसंट्रेटेड HCl भी किसी चीज को डिसॉल्व करने में पॉसिबल नहीं है, तब अच्छा है आप एक्वारेजिया काम में लें। व्हाट इज एक्वारेजिया? 1 part नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड ऑफ कोर्स, 3 part HCl। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन बनेगी और H2O बनेगा। और ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये एक्वारेजिया में सॉल्युबल हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा आप H2S पास करें, उससे पहले या फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करें, क्लियर सॉल्यूशन बनना बहुत जरूरी है। यदि मर्क्यूरिक सल्फाइड को आप पानी में घोलेंगे, डिसॉल्व नहीं होगा। आप कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व करेंगे, नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसको
एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करेंगे, ये डिसॉल्व हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगी? HgS + 2HNO3 + 6HCl, मर्क्यूरी क्लोराइड, SO2, NO एंड 4H2। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ आपने मेटल्स के नाम सुने होंगे जिनको इनर्ट मेटल्स कहा जाता है। इनर्ट मेटल या प्लेटिनम ग्रुप मेटल, ये हो सकता है शायद 11-12 के लेवल का नाम हो, लेकिन आजकल 11-12 में आता है। कौन सी इनर्ट मेटल हैं? 6 मेटल हैं जिनको हम इनर्ट मेटल कह सकते हैं, प्लेटिनम ग्रुप मेटल भी कह सकते हैं। रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड। ये ऐसी मेटल हैं, आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में गर्म कीजिए, कंसंट्रेटेड HCl में गर्म कीजिए, नहीं डिसॉल्व होंगी। एक्वा रेजिया में करेंगे, इमीडिएटली गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, गोल्ड का कोई सॉल्ट, रोडियम का हो जाएगा, इरिडियम का हो जाएगा, प्लेटिनम का हो जाएगा। तो यदि HCl में डिसॉल्व नहीं हो रहा, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्वा रेजिया काम में ले रहे हैं और उन सभी कंपोनेंट्स को सॉल्यूबर कर रहे हैं जो कंसंट्रेटेड HCl में भी डिसॉल्व नहीं हुए। तो ये पहला स्टेप बता दूं, या तो आपका कंपाउंड 11-12 लेवल पे हो सकता है, पानी में सॉल्यूबल हो, फिर आगे चल के BSc में पानी में नहीं होगा, आप कंसंट्रेटेड HCl में ट्राई कीजिए या एक्वा रेजिया में कीजिए। MSc में और कहीं यूनिवर्सिटी में जहां एंटायर केमिस्ट्री सब्जेक्ट चलता है 3rd ईयर में, वहां इनसॉल्युबल कंपोनेंट भी आते हैं। इनसॉल्युबल कंपोनेंट में आपको एग्जांपल दूं, लेड सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इसको निकाल दें। ये एक्वा रेजिया में भी डिसॉल्व नहीं होंगे। आपको मालूम है बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी फिजिकल केमिस्ट्री में करवाई भी जाती है, सो स्पेरिकली सॉल्युबल इन वाटर कि आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन आप उसको डिसॉल्व करके पानी में उसका टेस्ट रेडिकल का नहीं कर सकते, बेरियम का। इसको कहते हैं इनसॉल्युबल कंपोनेंट, यानी ये एक्वा रेजिया में भी डिसॉल्व नहीं होंगे। आप कोशिश कीजिए 2 बार एक्वा रेजिया में मिक्सचर को डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्वा रेजिया लगभग, यदि आपने 5 ml लिया है, लगभग 1 ml ले जाए, और या 7 ml लिया है तब भी 1 ml ले जाए, और फिर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, तब आप रुक जाएं। इनसॉल्युबल कंपोनेंट हो सकता है, तब आप उसको डाइल्यूट करके इनसॉल्युबल कंपोनेंट को अलग कर लें, आइदर लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड। तब इनसॉल्युबल कंपाउंड्स को ट्रीट करने की अलग स्कीम होती है। आप उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कीजिए। फ्यूजन मींस 2 चीजों को आपस में इतना गर्म करना कि वो मेल्ट होकर आपस में जुड़ जाए। तो सोडियम कार्बोनेट फ्यूजन से आप जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इवन इन एक्वा रेजिया, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा यहां मैंने छोड़ा है WC, दैट इज टंगस्टन कार्बाइड, ये भी सॉल्युबल नहीं है वाटर में, और यदि आपको दिया जाए आप इनसॉल्युबल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहां लेटिस एनर्जी का कारण नहीं है। यहां सब लेटिस एनर्जी का कारण है। बेरियम सल्फेट के बीच लेटिस एनर्जी इज मच मोर देन हाइड्रोजन एनर्जी। थोरियम ऑक्साइड लेटिस एनर्जी इज मच मोर देन oxide and thorium, I should say hydration energy, but this is covalent character, and oxide also have covalent character, I can say Al2O3। ये जो covalent character आ जाता है, ये कंपाउंड को insoluble बनाता है, और यदि insoluble कंपोनेंट हैं तो आप उसको फिल्टर कर लें, अलग कर लें। 4 कंपोनेंट insoluble हो सकते हैं, 4 रेडिकल्स, कैटायनिक तो 2 ही होंगे। यदि आप 8 रेडिकल हैं, 2 कैटायनिक होंगे, 2 आप कंपोनेंट अलग कर लीजिए, बाकी जो 6 कंपोनेंट है वो एक्वा रेजिया में जो आपने मिक्सचर बनाया है, आप एक्वा रेजिया को लगभग पूरी तरह इवोपरेट करते हैं। अदरवाइज यदि वो रह गया तो आगे चल के H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा। तो एक सॉल्यूशन बनाने की एक कला होती है क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में, पानी में नहीं तो कंसंट्रेटेड HCl नहीं, HNO3 में बना सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण मेटेलिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। यहां भी परत चढ़ने के चांसेस है, लेकिन जो क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन बन रही है, वो नेसेंट क्लोरीन उस परत को रिमूव कर देगी। तो क्लियर सॉल्यूशन क्वालिटेटिव एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप है आइदर इन वाटर
or in concentrated HCl, or preferably I will say avoid nitric acid, use एक्वारेजिया। यदि एक्वारेजिया में भी सॉल्युबल नहीं है, पेशेंस रखिए, 2 बार एक्वारेजिया में डिसॉल्व करके रखिए, 10 ml डालिए एक्वारेजिया, इवोपरेट कीजिए उसको 1 ml तक, फिर दोबारा डालिए, फिर इनसॉल्युबल रहता है, तब आप इनसॉल्युबल स्कीम में जाइए। तो ये रीजन है जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो कुछ कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, कंपाउंड विल रिमेन इनसॉल्युबल। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। समटाइम्स द लैटिस एनर्जी इज सो हाई दैट cation cannot be converted into a chloride by treatment with concentrated HCl, then we will prefer to go by aquaresia, which will dissolve the salt, and some salts which are insoluble even in aquaresia, we will proceed through insoluble scheme. Thank you so much.